नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान में बातचीत का पहला दौर तो खत्म हो गया है, लेकिन दूसरे दौर की वार्ता को लेकर संशय बना हुआ है। पहली वार्ता के दौरान भी ट्रंप की धमकियों पर भड़कते हुए ईरान बीच बैठक से ही निकल गया था। मौजूदा हालात में दोनों देशों के बीच का ये समझौता काफी नाजुक नजर आ रहा है, खासतौर पर जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी दे दी कि अगर ईरान नहीं माना तो मुझे जो करना होगा वो मैं करूंगा। ईरान की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि उन्हें अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या फेल हो गई अमेरिका और ईरान की स्विट्जरलैंड वार्ता। हालांकि इस दौरान अमेरिका ने ईरान की कई शर्तों को मंजूरी भी दी है, लेकिन मसला परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर फंसा हुआ है। तो क्या अमेरिका और ईरान में बन पाएगी सहमति? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ब्रिटेन के पीएम स्टामर का इस्तीफा, 10 साल में 6 प्रधानमंत्रियों की हुई विदाई, देश में फिर ब्रेक्जिट समझौते पर छिड़ी बहस, अब एंडी बर्नहैम संभाल सकते हैं सत्ता। पाकिस्तान में भारी बवाल, बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक उठी आजादी की मांग, रावलकोट में जुटे 70,000 प्रदर्शनकारी, सरकार पर लगे तानाशाही के आरोप। ताइवान को घेरने की तैयारी में जुटा चीन, अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर लगाया बैन, उधर ताइवान ने भी खोला मोर्चा, शुरू किया बड़ा सैन्य अभियान। और चलते चलते में देखेंगे कौन है रहस्यमयी ड्रैकुला तोता जिसे देखकर लोग रह जाते हैं हैरान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किम जोंग उन की अमेरिका और जापान को बड़ी चुनौती, उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता को सुपर स्पीड से बढ़ाने का किया ऐलान, पश्चिम एशिया के हालात का दिया हवाला। मध्यावधि चुनावों से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लगा झटका, वोटर जांच के लिए नए आवर्जन डेटाबेस के इस्तेमाल पर कोर्ट ने लगाई रोक, कहा यह निजता कानूनों का उल्लंघन। बालेन शाह को 100 दिन का वक्त, फिर टूट जाएगा सब्र, अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए चीन का नेपाल सरकार को अल्टीमेटम, काठमांडू में अमेरिका की दखल से बीजिंग परेशान। यूरोपीय देशों में आसमान से बरस रही आग, ज्यादातर देशों में रेड अलर्ट जारी, फ्रांस में एक दिन में 18 लोगों की मौत। तो अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन और बिक्री पर 21 अगस्त तक के लिए प्रतिबंधों में ढील दी है। इसके साथ ही ईरान के विदेश में फ्रीज की गई कुछ संपत्ति भी जारी की गई। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबफ ने यह भी बताया कि ट्रंप की धमकी से नाराज होकर वो वार्ता बीच में छोड़कर चले गए थे। हालांकि कतर और पाकिस्तान की अपील पर उन्होंने दोबारा बातचीत को मंजूरी दी है, लेकिन अब ये इनडायरेक्ट रूप से होगी, ना कि आमने सामने। जिसके बाद ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने बताया कि अमेरिका के साथ तकनीकी वार्ता संपन्न हो गई है और अगला चरण गालिबफ, अरागची और वेन सहित उच्च स्तरीय समिति की देखरेख में होगा। फिलहाल स्विट्जरलैंड में दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनती भी दिखाई दी, लेकिन हॉर्मुज़ स्ट्रेट और परमाणु कार्यक्रम को लेकर पेंच अब भी फंसा हुआ है। स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में हुई पहले राउंड की बातचीत के बाद अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के जो बयान सामने आए हैं, उन्होंने इस समझौते को लेकर संशय बढ़ा दिया है। दरअसल अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का दावा है कि ईरान लंबे समय के बाद परमाणु कार्यक्रम के जांचकर्ताओं को देश में आने दे रहा है। हम जांच को मजबूत करेंगे ताकि ये शासन कभी भी परमाणु हथियार न रख सके, लेकिन ईरान ने उनके इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि IAEA के साथ सहयोग पहले से तय नियमों के तहत ही जारी रहेगा। स्विट्जरलैंड में ईरान ने परमाणु मुद्दे पर कोई नया वादा नहीं किया है। वहीं ईरान के फंड्स रिलीज करने के मुद्दे पर भी दोनों पक्ष एकमत दिखाई नहीं दे रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान को जो फ्रीज फंड मिलेगा वो भी वापस अमेरिका आएगा। फ्रीज संपत्ति को जारी करने से मिले पैसे का इस्तेमाल ईरान को सिर्फ अमेरिका से खाना खरीदने के लिए करना है। यानी भले ही ट्रंप दबाव में आकर ईरान के फ्रीज असेट्स जारी करने को तैयार हो गए हों, लेकिन वो यहां अपना फायदा भी नहीं भूले। मगर ईरान उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती ने कहा कि ईरान पर अमेरिका से कृषि उत्पाद खरीदने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर अमेरिकी उत्पादों की कीमत और गुणवत्ता अन्य देशों की तुलना में बेहतर है तो हमें उस देश से खरीदारी करने में कोई एतराज भी नहीं है। यानी उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ईरान अमेरिका की मांग मानने के लिए मजबूर नहीं है।
वहीं हॉर्मुज का प्रबंधन भी ईरान ही करेगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबफ ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब युद्ध से पहले वाली स्थिति में कभी नहीं लौटेगा। अब ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते का प्रबंधन अपने इंतजामों के मुताबिक करेगा। हालांकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन भी किया जाएगा। हमने कभी अमेरिकियों पर भरोसा नहीं किया, ना अब करते हैं और भविष्य में भी उन पर अविश्वास करना ही सही होगा। गालिबफ के बयान से साफ जाहिर है कि ईरान और अमेरिका के बीच भरोसे को लेकर अब भी एक गहरी खाई है। उन्होंने स्विट्जरलैंड की वार्ता को लेकर जोर देकर कहा कि ईरान ने इन चर्चाओं में अपनी ताकत दिखाई है और ईरान का यह रवैया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ा रहा है, क्योंकि ना तो परमाणु कार्यक्रम को लेकर वो नतीजा सामने आया जिसका दावा बार बार ट्रंप कर रहे हैं, जिस लक्ष्य के साथ उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी थी, और अब तो ईरान ने हॉर्मुज पर भी एक तरह से अपना दबदबा स्थापित कर लिया है, जबकि अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा, सबके लिए खुला रहेगा। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की खींच भी बढ़ती नजर आ रही है। उन्होंने ईरान को फिर धमकाया है कि अगर ईरान अपने समझौते पर कायम नहीं रहता है या ठीक से बर्ताव नहीं करता है तो मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप इस डील को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं और उनकी मुश्किलें इजराइल भी बढ़ा रहा है, क्योंकि इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू ने लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि कभी कभी अमेरिका और इजराइल का रुख अलग हो सकता है, यानी वो लेबनान में ट्रंप की मांगों को मानने को तैयार नहीं है, जिसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से भी चेतावनी दी गई है कि वो इजराइल की तरफ से युद्ध विराम के किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब देगा। मौजूदा हालात में अमेरिका और ईरान डील अब भी नाजुक दौर में ही नजर आ रही है। अब सबकी नजरें दूसरे दौर की वार्ता पर है, साथ ही लेबनान में इजराइल की कार्रवाइयों पर भी टिकी हुई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ब्रिटेन की सियासत में उठे तूफान की। तो एक बार फिर ब्रिटेन में सियासी उथल पुथल दिखाई दे रही है। पीएम कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के लीडर दोनों ही पद से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद अब पार्टी में एक बार फिर नए नेता के चुनाव के लिए दौड़ शुरू हो गई है। दरअसल उनका ये इस्तीफा लेबर पार्टी के ही भारी दबाव के बाद आया है। पीटर मेंडलसन की अमेरिकी राजदूत के तौर पर नियुक्ति, उसके बाद एप्स्टीन फाइल्स में हुआ खुलासा, मेंडलसन पर भ्रष्टाचार के लगे आरोपों के बाद देश की जनता में स्टारमर सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही थी और विपक्ष ने भी मौके को खूब भुनाया। ऐसे में लेबर पार्टी के अंदर से ही स्टारमर के इस्तीफे की मांग उठने लगी और अब आखिरकार जब स्टारमर ने इस्तीफा दे दिया है तो पिछले एक दशक में अब ब्रिटेन को 7वां प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है और इस पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं एंडी बर्नहैम, जिन्होंने हालिया संसदीय उपचुनाव में मेकरफील्ड से शानदार जीत दर्ज करके संसद में अपनी जगह पक्की कर ली है। ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर बर्नहैम ने 2024 के आम चुनाव में लेबर पार्टी के वोट शेयर को 45% से बढ़ाकर लगभग 55% कर दिया था। उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने की दिशा में काफी काम किया है, जनहित में कई बदलाव लाए हैं। 2020 में कोविड महामारी के दौरान उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई जब उन्होंने क्षेत्रीय लॉकडाउन प्रतिबंधों को लेकर कंजर्वेटिव सरकार पर उत्तरी इंग्लैंड के साथ अवमानना का व्यवहार करने का आरोप लगाया। इस गतिरोध ने उन्हें उत्तर का राजा उपनाम दिलाने में भी मदद की। यही वजह है कि बर्नहैम इस पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन अगर वो पीएम बनते हैं तो उनकी राह भी आसान नहीं दिख रही, क्योंकि उन्हें मौजूदा सरकार से नाराज वोटर्स को अपने पाले में लाना होगा। हालांकि इस रेस में बर्नहैम के अलावा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग, एंजेला रेनर और यवेट कपूर भी संभावित दावेदारों में शामिल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक कैसे स्टारमर ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, जबकि अब तक तो वो अपने रुख पर डटे हुए थे। सवाल ये भी उठता है कि ब्रिटेन में पिछले 10 साल में कैसे 6 प्रधानमंत्री बदल गए। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तो कहना है कि वे नेटो के मामलों में अमेरिका के लिए सहयोगी रुख नहीं रख रहे थे। मैंने पहले भी ब्रिटेन की ऊर्जा नीति को लेकर आगाह किया था। स्टारमर ने अमेरिका को एक द्वीप का इस्तेमाल करने की इजाजत देने में काफी देर की, जिससे राजनीतिक स्तर पर नुकसान झेलना पड़ा। नॉर्थ सी में भरपूर तेल भंडार होने के बावजूद पर्यावरण नीतियों का हवाला देकर वहां ड्रिलिंग न करना ब्रिटेन की एक बड़ी भूल थी। स्टारमर सरकार की नाकामी की मुख्य वजहें ऊर्जा संकट, अनियंत्रित अप्रवासन और बढ़ता अपराध थी। ट्रंप के बयानों के इतर ब्रिटेन की सियासत में इस उठापटक के लिए ब्रेक्जिट समझौते को भी जिम्मेदार माना जा रहा है।
पूर्व ब्रेक्जिट मंत्री लॉर्ड जॉर्ज ब्रिट्स का कहना है कि देश को सत्ता में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस सवाल का जवाब दे कि हम किस तरह का देश बनना चाहते हैं और उसके आधार पर हम किस तरह की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। लॉर्ड जॉर्ज ब्रिट्स का कहना है कि पूर्व पीएम कैमरन के बाद से हर प्रधानमंत्री इस सवाल से बचते आ रहे हैं। दरअसल 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से औपचारिक रूप से अलग होने का ऐलान कर दिया था। इसे ही ब्रेक्जिट समझौता कहते हैं, यानी ब्रिटेन का यूरोप से एग्जिट। लेकिन इस कदम का असर यह हुआ कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ गई, व्यापार में प्रशासनिक मुश्किलें बढ़ गईं, जो यूरोपीय देशों के बीच काफी आसान रहा है। वहां कई रियायतें बढ़ती जाती हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठते हैं कि क्या उनका फैसला सही था और क्या इससे देश की संप्रभुता का लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं। इसका असर देश की सियासत पर भी दिखाई दे रहा है। पिछले एक दशक से देश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा जा रहा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री कौन बनता है और वो इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। और अब अगली खबर में बात करते हैं पाकिस्तान में मचे बवाल की। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पिछले काफी वक्त से प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन को शुरू हुए 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि लगातार तेज होता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ स्कूली बच्चे और महिलाएं भी सड़कों पर उतर गए। सैन्य दमन, आर्थिक बदहाली और कथित राजनीतिक शोषण के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर सरकार का विरोध किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं और आजादी की मांग की जा रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान के कब्जे का विरोध हो रहा है। रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में 70,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं और आगे ये संख्या लगातार बढ़ती ही दिखाई दे रही है। बंधोल में सैकड़ों महिलाओं ने मार्च निकालकर पाकिस्तानी सरकार और सेना को अवैध कब्जाधारी करार दिया। रावलकोट में प्रदर्शन कर रहे बच्चों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर सेना बाहर जाओ जैसे नारे लिखे थे। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी सरकार को अपनी 38 सूत्रीय मांगों का खत सौंपा है और कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। संगठन के नेता सरदार अमान खान ने पाकिस्तानी सेना को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने दमन जारी रखा तो पूरे सैन्य ढांचे को पीओके से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। लोकतांत्रिक अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और अब जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे पीओके में चल रहा ये जन आंदोलन और व्यापक रूप लेता दिखाई दे रहा है। इन प्रदर्शनों के चलते क्षेत्र के राजनीतिक हालात एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। ऐसे में सभी की नजरें आने वाले दिनों में सरकार और आंदोलनकारी संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर है। लेकिन पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। बलूचिस्तान में भी बवाल मचा हुआ है। दरअसल बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने चर्चित बलूच एक्टिविस्ट महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाई है। महरंग को बलूचिस्तान की शेरनी के नाम से भी जाना जाता है। साल 2024 में ग्वादर में हुई एक रैली के दौरान एक सिक्योरिटी अफसर की जान जाने के मामले में महरंग और बलूच यकजेहती कमेटी के नेता सिबगतुल्लाह शाह को सजा सुनाई गई, जिसके बाद बलोच संगठनों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। फैसला सामने आने के बाद बलोच संगठनों ने इसे न्यायिक आतंकवाद करार देते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की न्यायपालिका का इस्तेमाल शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए किया जा रहा है, जिसके बाद इसे लेकर बवाल और बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि देश में शांति कायम करने के लिए पाकिस्तान की सरकार क्या कदम उठाती है। और अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं चीन और ताइवान की तरफ। तो चीन लगातार ताइवान में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। बीते दिन ही खबर आई थी कि चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। इसके साथ ही चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। इस बीच चीन ने अब एक और बड़ा कदम उठाया है। उसने 10 अमेरिकी सैन्य संबंधी कंपनियों पर निर्यात संबंधी रोक लगा दिए हैं। इसे अमेरिका के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं चीन की तरफ से यह कदम अमेरिका की उस हालिया कार्रवाई के जवाब में उठाया गया है, जिसके तहत कुछ प्रमुख चीनी टेक कंपनियों को रक्षा कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखा गया है। चीन ने इस कदम के जरिए अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि चीनी कंपनियां इन 10 कंपनियों को दोहरे इस्तेमाल वाली चीजों का निर्यात नहीं करेंगी। दोहरे इस्तेमाल का मतलब है ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल सैन्य और असैन्य दोनों कामों में होता हो। उसने 46 रक्षा फर्मों पर खरीद प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। बता दें कि 10 अमेरिकी कंपनियों में सैन्य ड्रोन बनाने वाली और दुर्लभ खनन से जुड़ी कंपनियां भी शामिल हैं।
चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि निर्यात पर यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और अमेरिकी सरकार के जरिए चीनी सैन्य कंपनियों की तथाकथित सूची के गलत विस्तार के जवाब में उठाया गया है। इतना ही नहीं, चीनी वित्त मंत्रालय ने आगे यह भी कहा कि सरकारी संस्थाओं को लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन मिसाइल्स एंड डिफेंस समेत 46 अमेरिकी कंपनियों से उत्पाद खरीदी भी रोकी गई है। चीनी कंपनियां उन सामानों के लिए निर्यात की मंजूरी को आवेदन दे सकती हैं जो वास्तव में जरूरी है। चीन और अमेरिका में व्यापार को लेकर तनाव तो काफी वक्त से जारी है ही, और चीन के इस कदम के बाद ये और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन नहीं चाहता कि अमेरिका किसी भी जरिए से चीन की ताइवान को लेकर तैयारियों से जुड़ी जानकारी, खुफिया जानकारी हासिल करे, इसलिए उसने ये कदम उठाया है। वहीं चीन की इन कार्रवाइयों के बीच ताइवान ने भी अपनी कमर कस ली है। चीन को जवाब देने के लिए ताइवान ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, और ये सैन्य अभ्यास अगले 5 दिन तक चलेगा, जिसका मकसद सेना की जंग की तैयारी और आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना है। यह अभ्यास ताओ युआन शहर में हो रहा है, जहां टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की गश्त देखी जा रही है। लेकिन क्या इस अभ्यास के जरिए ताइवान चीन का मुकाबला कर पाएगा, यह बड़ा सवाल है। और अब चलते चलते में बात करेंगे ड्रैकुला तोता कहे जाने वाले अनोखे पक्षी की। तो दुनिया कितने रहस्यों से भरी हुई है। यहाँ ऐसे ऐसे जीव मौजूद हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वो सचमुच इसी धरती पर रहते हैं। कुछ जीव अपनी ताकत के लिए मशहूर होते हैं, कुछ अपनी खूबसूरती के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी पहचान उनका अजीब और रहस्यमय रूप बच जाता है। और आज हम आपको एक ऐसे ही पक्षी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर पहली नजर में शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। एक ऐसा पक्षी जिसका चेहरा किसी हॉलीवुड की डरावनी फिल्म के किरदार जैसा दिखाई देता है, और यही वजह है कि इसे नाम मिला है ड्रैकुला तोता। इसका वैज्ञानिक नाम पेस्केट्स पैरेट है, लेकिन दुनिया इसे ड्रैकुला तोते के नाम से ही ज्यादा पहचानती है। इसके शरीर पर काले और धूसर रंग के पंख होते हैं, जबकि पेट का हिस्सा चमकदार लाल रंग का दिखाई देता है। लेकिन इसकी सबसे अलग पहचान है इसका सिर, जो लगभग बिना पंखों का होता है, और यही कारण है कि इसका चेहरा गिद्ध जैसा दिखाई देता है। लेकिन यह पक्षी ना तो किसी का शिकार करता है और ना ही किसी तरह का खून पीता है। असल में यह पूरी तरह से फलों पर निर्भर रहने वाला पक्षी है। इसे खासतौर पर अंजीर और दूसरे रसीले फल बेहद पसंद है। इसका ज्यादातर वक्त पेड़ों पर फलों की ही तलाश में गुजरता है। ड्रैकुला तोता दुनिया के सबसे बड़े तोतों में गिना जाता है। इसकी लंबाई करीब 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है। यह मुख्य रूप से पापुआ न्यू गिनी के घने जंगलों में पाया जाता है। यहाँ के ऊंचे पेड़ और हरे भरे जंगल ही इसका घर है। और दिलचस्प बात तो यह है कि इतना बड़ा और अलग दिखने वाला पक्षी होने के बावजूद ये बेहद शर्मीला स्वभाव रखता है, जो सबको चौंका देता है। इस अनोखे पक्षी की कहानी हमें बताती है कि प्रकृति के हर जीव के पीछे एक खास वजह, एक खास डिजाइन और एक खास कहानी छिपी होती है। और शायद यही कारण है कि धरती पर मौजूद जीव जंतु आज भी हमें हैरान करते हैं और प्रकृति के अनगिनत रहस्यों से रूबरू कराते हैं। कैमरे पर दिखने वाला ये ड्रैकुला तोता भले ही किसी डरावनी कहानी का किरदार लगे, लेकिन हकीकत में ये प्रकृति की सबसे अनोखी और खूबसूरत रचनाओं में से एक है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।